कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है तो मुझे एक बात हो, पहले ऑड नंबर होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आपको पता है कि हम सीरीज अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यूनिट मेजरमेंट का आज लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चल रहे हैं। और जितना क्वेश्चन है मोर देन इनफ है। इतने से आपका जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे यूनिट मेजरमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में, वो सारे कवर हो जाएंगे। बस बात क्या है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखना है। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस है या फिर आपको नहीं समझ में आता, तो इस वीडियो के थ्रू जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द रिलेटिव एरर। अच्छा देखो, एक टर्म आपको बता दूं, जैसे हमने स्क्रू गॉज पढ़ लिया है और वर्नियर कैलिपर्स के भी क्वेश्चन कर लिया है जो आपके एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में डाल रखा है, तो इसमें हमने लीस्ट काउंट पढ़ रखा है। वैसे तो आज भी क्वेश्चन आएगा इस पे, लीस्ट काउंट पढ़ रखा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर एक टर्म यूज करा लीस्ट काउंट के लिए, वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ना अलग अलग नामों से कई बार वो पूछ लेता है। वैसे तो आपको जहां भी पढ़ाया गया होगा तो आपको लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट बताया गया होगा, तो जो लिस्ट काउंट होता है उसको एक और नाम देते हैं वर्नियर कांस्टेंट। वो स्क्रू गॉज के लिए भी बोल सकते हैं और वर्नियर कैलिपर्स के लिए भी बोल सकते हैं। समझ आई बात यहाँ तक? चलो अब हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्फीयर है एक, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसका रेडियस आर मान लेते हैं। बोल रहा है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का जरा फॉर्मूला बताएंगे क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ए से ही डिनोट कर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ आई बात यहाँ तक? बोल रहा है इसमें जो रिलेटिव एरर है, अच्छा देखो अगर कोई भी क्वांटिटी जैसे x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड ऐसे कुछ दे रखा है, तो हम इसमें रिलेटिव एरर कैसे लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड, इस तरीके से लिखते थे। मुझे एक बात बताओ, अगर परसेंटेज बनाना होता था तो सारे टर्म में क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे इधर। ठीक है, तो अभी हमें परसेंटेज तो बनाना नहीं, हमें रिलेटिव एरर अल्फा दे रखा है, तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बताओ एक काम करें, हम यहाँ से डेल्टा ए बाई ए लिख सकते, ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए मतलब सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, बताओ 4 पाई जो है 4 इंटू 22/7 प्योर क्या हो जाएगा, नंबर। और जो प्योर नंबर होता है इसमें कोई भी एरर तो होगी नहीं भाई। प्योर नंबर में क्या एरर होगी, एरर तो उस क्वांटिटी में होगी जिसको आप मेजर कर रहे हो, इसकी तो वैल्यू हमें पता है ना। तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर है, पार क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r बाई आर। ठीक है, इतना हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू अल्फा दे रखा है, यही तो दे रखा है एरिया, सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। यहाँ से बताओ मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि आप बताओ रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में रिलेटिव एरर पूछ रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मुझे एक बात बताओ, 4/3 तो प्योर नंबर है, इसमें तो कोई एरर आएगा नहीं, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई वी। रिलेटिव एरर पूछा, अगर परसेंटेज पूछा होता तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू हमें पता है, जरा पुट करो, 3 इंटू अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बताओ समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फा हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो पहले सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर दे दिया था, जिससे कि आप रेडियस में रिलेटिव एरर निकाल लो और वही यहाँ पर पुट करना था, हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, नीट का PYQ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 सेकंड लगेगा। आप बोलोगे कि मुझे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, भाई मुझे आपको समझाना भी तो है। ठीक है, आपको तो फटाफट से करना था तो हो जाता। अच्छा देखो, बोल रहा अ स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट सेज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। अच्छा एक बात बताओ, कल ही अभी इस पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन करा था। ठीक है, दिया है
3.5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं, लीस्ट काउंट अगर उतने डिजिट का है तो तभी आप उसको मेजर कर सकते हो। लीस्ट काउंट के बारे में बताया जाता है कि लीस्ट काउंट क्या है। किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लीस्ट काउंट को जो डिफाइन करा जाता है उसको बोला गया कि मैक्सिमम एरर। इसमें हम एक तो एरर के रूप में डिफाइन करते हैं और एक इसको मेजरमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट के रूप में क्या बोला गया कि मैक्सिमम मेजरमेंट दैट कैन टेकन करेक्टली बाय ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और यहाँ पर एरर के बारे में बोला गया कि भाई यही जो लीस्ट काउंट होगा यही इसमें मैक्सिमम एरर हो सकता है। समझ आई बात, क्लियर हुई बात। देखो यहाँ से समझेंगे इसको, जो लीस्ट काउंट है जरा एक बार इसको समझ लो। डिफिनीशन कई बार स्टेटमेंट में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट के बारे में क्या क्या, एक तो एरर के बारे में दे सकता है स्टेटमेंट कि मैक्सिमम एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, मैक्सिमम एरर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है उसको हमने क्या बोला, लीस्ट काउंट, ठीक है। और मेजरमेंट के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं कि मिनिमम मेजरमेंट जो करेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लिया जा सकता है, करेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लिया जा सकता है, उसको बोला गया लीस्ट काउंट। समझ आई बात। तो ये लीस्ट काउंट के दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर देखो इसकी अगली रीडिंग अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 3.51 लिख सकता हूँ। अगली रीडिंग 3.52 लिख सकता हूँ। इसके पहले वाली रीडिंग अगर इससे मैं मेजर करता तो मैं करेक्टली बता सकता था 49, ठीक है। इसका मतलब आप देखो कि 0.01 के नंबर से ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो इसका लीस्ट काउंट रहा होगा वो 0.01 रहा होगा, ठीक है। अब बताओ अगर इससे छोटी मेजरमेंट आपको लेना है तो इससे आप नहीं ले सकते। भाई एक बात बताओ, मान लेते हैं 0.01 इतना आया, ठीक है। अब इतना तो आप इससे ले सकते हो। अगर मान लो कोई लेंथ इतनी है तो आप क्या करोगे, फिर तो आप एक तुक्का मार के ही बताओगे ना कि शायद ये देखो इतनी लेंथ अगर कोई हुई तो आप इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो क्या, नहीं मेजर कर सकते ना। फिर आप तुक्का मार के बताओगे कि शायद इसका हाफ होगा या 1/3 होगा, तो 1/3 इंटू 0.01 आप बताओगे। तो ये आप बता रहे हो, तुक्के मार के बता रहे हो, लेकिन आप करेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पा रहे। करेक्टली इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हो वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होता है। समझ आई बात। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ो और यहाँ से करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। लिस्ट काउंट के बारे में जो दो स्टेटमेंट बताया है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि नीट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं रीडिंग पर बहुत कम क्वेश्चन आए, लिस्ट काउंट ही निकालने के लिए पूछता है। अब लिस्ट काउंट अगर पूछ रहा है बार बार तो हो सकता है लिस्ट काउंट के बारे में दो स्टेटमेंट अगली बार दे दे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब जरा निकालो कि किसका लिस्ट काउंट 0.01 आ सकता है। बोल रहा है पहला ऑप्शन है मीटर स्केल। मीटर स्केल का मतलब क्या है कि जिसकी मिनिमम मेजरमेंट जो है 1 मीटर लिया जा सके, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट तो 1 मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में ले जाओगे तो ज़्यादा ही आएगा, और ये सेंटीमीटर में हमें निकालना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें चाहिए लिस्ट काउंट कितना, हमें चाहिए 0.01 वाला सेंटीमीटर के कुछ डेसिमल के 2 डिजिट तक का चाहिए, ठीक है। अब देखो वर्नियर कैलिपर्स वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेज 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने बता चुका है फॉर्मूला कि दोनों का डिफरेंस लिखो 1 आ गया, और कितने मैच कर रहे हैं VSD 10, तो 10 इतना किस में आएगा, MSD में आएगा। और बोल रहा है कि मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। तो आगे भी बोला है कि 10 MSD की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 MSD की वैल्यू निकालो, 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बताओ बात समझ में आई। यहाँ पे पुट करो तो ये 1/10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0. अरे यार एक डेसिमल पहले से था, एक जीरो नीचे है, तो 0.01 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। और यही लिस्ट काउंट तो हमें चाहिए था। बताओ इसी लिस्ट काउंट के लिए तो हमें काम करना था यहाँ पर। तो हमारा आंसर मिल गया, कौन सा, बी ऑप्शन। अब अगर आपको आगे भी देखना है तो आप आगे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारा आंसर मिल चुका है। जरा सी चेक करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, सी चेक करो।
सी के बारे में बोल रहा है कि स्क्रू गॉज हैविंग 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो क्या दिया है TCSD कितना दिया हुआ है 100 बोल रहा है, एंड पिच 1 mm दिया हुआ है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट जरा निकालो, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, 0.01, और पिच किस में दी थी mm में, तो mm में आएगा भाई। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में ले जाओगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ट्रिपल डिजिट में चला गया। नहीं, हमें तो यही वाली मेजर करनी है ना, तो हम इससे छोटा क्यों ले जाएंगे। हमें जो मेजर करनी है, अगर उसके एग्जैक्ट अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जा रहा है तो हम वही यूज करेंगे, उससे छोटा क्यों ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाया। अब जरा फोर्थ वाला चेक कर लो, 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल, पिच 1 mm है, तो इसको भी निकाल लो। लिस्ट काउंट क्या हो गया, पिच 1 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, अरे भाई 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे 10 हो गया, एक 0 और लगाओगे 100 हो गया, तो 0.02 mm हो गया। इसको भी सेंटीमीटर में ले जाओगे तो 0.10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ट्रिपल डिजिट तक पहुंच गया। हमें चाहिए ये वाली चीज़। ठीक है, तो कई बार आपको ना जैसे लिस्ट काउंट कई बार ये दे देगा कि लिस्ट काउंट नहीं देगा और कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं देगी, और आपको एक मेजरमेंट दे देगा। सपोज मान लो मेजर्ड वैल्यू आपको दे दिया MV, मान लेते हैं 3.55 दे दिया है, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अगली वैल्यू क्या मानोगे, 5.6 मानोगे। आप अगली वैल्यू इसके बाद क्या मानोगे, 5.7 मानोगे। इसके पहले वाली वैल्यू आप क्या मान सकते थे, 3.54 मान सकते थे। तो आप बताओ कितने से चेंज कर रहे हो आप, 0.01 से। इधर देखो कितने से चेंज कर रहे हैं, 0.01 से। इधर भी देखो 0.01 से। तो ये जो 0.01 आया, ये आपका काम करेगा एज अ लिस्ट काउंट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो लिस्ट काउंट से रिलेटेड जितने भी छोटी मोटी चीजें थी सारी बता दी, 2 स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया बता दिए, उनको आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज विथ लिस्ट काउंट दे रखा है। तो लिस्ट काउंट हो गया हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर, एंड लिस्टेड द मेजरमेंट वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड है। अच्छा, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें दे दिया सब कुछ उन्होंने कैलकुलेट करके, और बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो देखो भाई, जो लिस्ट काउंट है, अभी हम क्या कर रहे थे, उल्टा चल रहे थे। हम कह रहे थे कि अगर मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 3.50 है, तो इसका मतलब अगली वैल्यू जो आएगी 3.51 आएगी, अगली वैल्यू जो आएगी 3.52 आएगी। तो यहाँ से हमने लिस्ट काउंट निकाल रहे थे 0.01, मतलब डबल डिजिट तक जाना चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे दिया है सॉरी 0.001। ठीक है, मतलब क्या है, डेसिमल के ट्रिपल डिजिट तक जाना पड़ेगा। देखो ये कितना है, 4 डिजिट तक है भाई, यहाँ डबल डिजिट तक था, लिस्ट काउंट डबल डिजिट निकाला। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ पे लिस्ट काउंट दे दिया, मेजर्ड वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ट्रिपल डिजिट तक है तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू भी ट्रिपल डिजिट तक जानी चाहिए। समझ आई बात। तो देखो ये 4th डिजिट तक है, होगा नहीं। ये सिंगल डिजिट है, होगा नहीं। ये डबल डिजिट है, होगा नहीं। ये क्या है, ट्रिपल डिजिट है क्या डेसिमल के बाद, अरे है ना भाई। इसके बाद अगली वैल्यू क्या लिखोगे, 5.321। इसके पहले वाली वैल्यू क्या रही, 5.319 रही होगी। तो बताओ ये ट्रिपल डिजिट तक जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। समझ आई बात। तो ये लिस्ट काउंट से कई बार मेजर्ड वैल्यू देके लिस्ट काउंट आपको इनडायरेक्टली पूछ सकता है, और कई बार लिस्ट काउंट देके मेजर्ड वैल्यू इस तरीके से पूछ सकता है। आपको कुछ करना ही नहीं था, बस लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम चूजन एज 10 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है, यूनिट ऑफ मास दे रखा है 10 ग्राम, और यूनिट ऑफ टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बोल रहा था यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रखा। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लगाते हो डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका, जिसमें आप कहते हो क्या कि m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c इज इक्वल टू m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c।
ये आप पहला सिस्टम मान लेते हो या दूसरा सिस्टम, डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका लगा के आप इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ये तरीका नहीं यूज़ करता। मैंने पहले बता रखा आपको कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू दिया हुआ, तो इसको जब आप लिखते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू को, तो आप उसके न्यूमेरिक वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में लिख सकते हो। सपोज फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, सारे क्या हैं, मेजर कर सकते हैं, तभी तो हम इनको बताते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी बता, जैसे मान लो कि सौरव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, आपको कोई बोल दे कि आप खुश हैं, कोई आपको बोल के बोले कि आप कितना खुश हैं, तो आप क्या बताओगे कि कल से ज़्यादा हैं, कल से कम है। आप ये तो नहीं बताओ कि 10 केजी हमारे पास खुशी है या 5 केजी खुशी है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ, सपोज फोर्स लिखा मैंने, 10 न्यूटन लिख दिया, तो एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन लिखा तो 10 क्या हो गया, इसका 10 हो गया इसका मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूटन क्या हो गया इसका यूनिट। आप कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, जैसे लेंथ को, आप 10 लिख के तो नहीं छोड़ सकते। 10 लिख के छोड़ देंगे, कोई बोलेगा भाई क्या लिखो, बोला आपने मैंने लेंथ को मेजर करके लिखा है, तो वो बोलेगा कि भाई आप बेवकूफ़ी हो गए। भाई 10 क्या, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, क्या लिख रहे हो भाई, यूनिट तो यहाँ बताओगे ना, तो आप लिखोगे नहीं मीटर। हाँ अब ये सही हो गया। तो यहाँ से बताओ एन की वैल्यू 10 और यू की वैल्यू क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखोगे तो उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट के रूप में ही लिख सकते हो आप, ठीक है। एक अकेला अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिया तो भी नॉनसेंस हो जाएगा, अकेला यूनिट लिख दिया तो भी नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें और आपको बताया गया, सपोज मान लो, अब ये तो हमने देख लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n इंटू यू से लिखा गया, ठीक है। बोला गया कि अगर मान लो दो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, ठीक है, और यही फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना। सपोज सिस्टम 1 में इसकी वैल्यू है n1u1 और सिस्टम 2 में इसकी वैल्यू है n2u2। तो बोला गया कि जब भी आप देखोगे तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसके न्यूमेरिक वैल्यू और उसका जो यूनिट है उसका प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से इनका प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट जो है कभी भी बदलता नहीं है। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते, अगर आप ऐसा लिखोगे कि n1 इज इक्वल टू n2 मे बी नॉट, u1 इज इक्वल टू u2 मे बी नॉट। कैसे जरा समझो, अगर मान लो हमारे पास मैंने लिखा लेंथ 1 मीटर, ये एसआई में मैंने लिख दिया, अब सीजीएस में मैं जा रहा हूँ, इतना तो आपको समझ आता है, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओगे तो क्या लिखोगे आप, 100 सेंटीमीटर आप लिखोगे, और आप ऐसे ही तो साइन लगाते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मतलब 1 इज इक्वल टू 100 लिख सकते हो क्या? n1 मतलब मैग्नीट्यूड को आप इक्वेट करते हो, 1 इक्वल टू 100 कहाँ से हो जाएगा भाई? क्या मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते भाई, कहाँ से लिख लोगे? तो क्या इक्वेट हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट इक्वेट हो रहा है। समझ आई बात? तो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट इक्वेट होगा, ना तो न्यूमेरिक वैल्यू अकेले इक्वल हो सकती है, ना ही यूनिट अकेले इक्वल हो सकती है। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो यहीं पर फिर आपको एक बात बता दी जाती है कि भाई अगर एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, या इसको एक काम करते हैं, के लिख लेते हैं, तो क्या मैं एन इज इक्वल टू के बाई यू लिख सकता हूँ? बोलोगे यस। और के बाई यू लिख सकता हूँ, मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट आया। बताओ समझ आए बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और अगर आप यूनिट डिक्रीज करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सपोज यही पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ से जब इधर जाओगे तो आप यूनिट क्या करें, छोटा करें, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो बताओ क्या मैग्नीट्यूड बढ़ गया क्या? 1 से कितना हो गया, 100 हो गया ना, ठीक है। और अगर आप इधर से चलो कि नहीं हमने मैग्नीट्यूड को घटा दिया, मैग्नीट्यूड 100 से 1 कर दिया, तो आप इधर देखो क्या आपने सेंटीमीटर से मीटर ले गए, यूनिट को क्या करा, बढ़ाया। तो जब भी यूनिट बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और जब भी यूनिट डिक्रीज करोगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी यूज में आने वाली थी सारी मैंने बता दी आपको। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ
कि एक सिस्टम पहले था जिसमें 1 न्यूटन आपको लेना था, और दूसरा सिस्टम है ये, इसमें आपको एन की वैल्यू निकालना है और यूनिट आपको दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, देखो न्यूटन से ना आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो यार, न्यूटन कोई प्रैक्टिकल यूनिट तो है नहीं। अब ठीक है, फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी न्यूटन साहब ने, तो अगर किसी ने कोई चीज हमें दी है तो उसका मान सम्मान तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने फोर्स की यूनिट को न्यूटन बना दिया। अब न्यूटन से अगर आपको कन्वर्जन करना, आपको पता ही नहीं है कैसे करोगे, ठीक है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल यूनिट बनाता हूँ। फोर्स को क्या लिख लेते हो? मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो। बताओ, अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से यूनिट बनाओगे फोर्स का, तो मास का मतलब केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट तो ये बनी ना। अब इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? न्यूटन बोल दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल यूनिट लिखना पड़ेगा, आप इससे कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो मैंने 1 न्यूटन को क्या लिख लिया? 1 न्यूटन को मैंने लिखा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, यूनिट पता है। क्या यहाँ मास लिखे हो तो मास की यूनिट हमें दूसरे सिस्टम में क्या लेना है? 10 ग्राम लिखना है, ठीक है। और मैंने मीटर लिखा है तो मीटर की यूनिट इधर कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, और लेंथ की यूनिट यहाँ पर लेना है इस सिस्टम में 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या ले लिया? 10 सेंटीमीटर ले लिया। डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड की यूनिट कितना लेना है? 0.1 सेकेंड। तो लिखोगे आप 0.1 सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देते, कई बार बच्चे इसी का स्क्वायर कर देते। भाई देखो, ये चीज लिखने का मीनिंग क्या है, जरा इसको समझो। इसका लिखने का मीनिंग है कि ये जो 1 सेकेंड है इसका होल स्क्वायर है। मतलब जब आप यूनिट लिखते हो तो हम केजी मीटर, जैसे यहाँ पे लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, ये है 1 केजी, 1 मीटर और 1 सेकेंड का होल स्क्वायर है। अब 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ भी जितना मैग्नीट्यूड आएगा उस पूरे का होल स्क्वायर होगा। यही गलती होती है, ठीक है। चलो, अब इजी हो गया क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, एक काम करो, एन आपको निकालना है, एन को एक तरफ लिखो और सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले आओ। देखो यहाँ पर 1 लिखा है, लिख लो, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। केजी डिवाइड बाई मास की यूनिट इधर आएगी, डिवाइड करेगी। भाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मीटर है, इधर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर क्या कर रहा था इनके साथ? डिवाइड, तो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 0.01 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। भाई 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 हो जाएगा, 2 डिजिट पे चला जाएगा डेसिमल, ठीक है। और इधर के नीचे क्या है? यहाँ सेकेंड स्क्वायर। भाई ये तो सेकेंड स्क्वायर ही है। चलो कैंसिल आउट करते हैं जरा। मुझे एक बात बताओ, ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नीचे ही कर ले, चलो यही कर लेते हैं। 1, एक काम करो, देखो किसी को किसी में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे केजी को ग्राम में कर लो, चाहे ग्राम को केजी में कर लो, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ 1 केजी को मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, उसको मैंने 10 के पावर 3 ग्राम लिख लिया। 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या बचा है? इसी को, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकता हूँ क्या? बताओ जरा। ये नीचे 10 सेंटीमीटर है भाई, 10 सेंटीमीटर, इधर 10 ग्राम है, ठीक है। इसको माइनस, क्योंकि 2 डिजिट पर है तो -2 लिख सकता हूँ मैं। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। मुझे एक बात बताओ जरा, क्या ये 10 के पावर -2 और 10 के पावर +2 आपस में ऐड होकर 1 बन जाएगा? भाई बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, यहाँ से +2 आएगा, यहाँ से -2, और ये मिलके क्या बन जाएगा? 0। किसी भी नंबर या वेरिएबल के पावर 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। भाई फिजिक्स बता रहा हूँ, मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो मैथ्स में लिमिट वाले में चले जाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। देखो जरा आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, बचा क्या? देखो एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर बचा हमारे पास 1 तो है ही है, और 10 के पावर 3 ऊपर बचा, नीचे बचा क्या? 10 के पावर 3 ऊपर बचा, और नीचे बचा 10 और 10, 10 के पावर 2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा? 10। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 10। तो जब आप कन्वर्ट करोगे n की वैल्यू 10 आया, तो हमें पूछा है कि फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या लिखोगे? 10, और यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी भाई, यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी ना। तो क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ सबको? फटाफट से बताएंगे सब लोग, क्लियर हुआ?
मुझे एक बात बताओ, सब लोग बताएंगे क्लियर हुआ? चलो आगे चलते। अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आगे ये कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि देखो हमारे पास आया क्या यहाँ पर, इसका आंसर जो है ना 0.1 न्यूटन है। देखो एन की वैल्यू मिली है 10, तो मैंने क्या लिखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 हो गया, और दूसरे सिस्टम में यूनिट हमें ये सब दे रखा है, तो दूसरे सिस्टम में यूनिट सपोज मान लेते हैं कि इन सबको मिलाकर जो मैंने यहाँ लिखा था इन सबको मिला के एक्स बनी थी यूनिट, ठीक है, तो एक्स लिख लेता हूँ। 1 न्यूटन हमने यहाँ तक सही करा है, अब हमें आंसर भी तो लाना है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10x हुआ था। अब आप अगर इस सिस्टम में यूनिट बनाओगे तो यूनिट तो हमेशा 1 से बनती है। सपोज फोर्स की यूनिट अगर हम न्यूटन लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, इसका मतलब 1 न्यूटन लिखा। हमने सपोज वेलोसिटी की यूनिट लिखी मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर पर सेकेंड हमने लिखा है। तो बेसिकली जिस भी क्वांटिटी की आपको यूनिट बनानी है इसका मतलब 1 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट इस सिस्टम में सिस्टम 2 में बनाना है, तो बेसिकली हमें 1x की वैल्यू चाहिए, तो 1x की वैल्यू चाहिए तो 1 न्यूटन डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और ये फोर्स की यूनिट हो गई। तो बताओ यहाँ से कितना मिलेगा, फोर्स की यूनिट जो दूसरे सिस्टम में मिली वो 1x के बराबर हो गया, और 1x किसके इक्वल है 0.1 न्यूटन के इक्वल है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता, अगर ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पूछता तब तो 10 हो जाता, या इस सिस्टम में पूछता तो 10x हो जाता, ठीक है, जैसा कि हमने इसको x बोल रखा। लेकिन हमें पुराने सिस्टम में इस यूनिट को हमें बताना किस में है, पुराने सिस्टम में। पुराना सिस्टम मतलब न्यूटन वाले में ही बताना है, तो उस हिसाब से देखोगे तो बताओ 1x की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 न्यूटन, ते हो गया 0.1 न्यूटन। अब देखो सॉल्व करने के बाद भी कई बार आप ऑप्शन टिक करने में गलती कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सी दिख गया ना 10 न्यूटन, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते, आप इतना दिमाग ही नहीं लगाते जैसे मैंने करा था, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि पूछा क्या है, कि उसी सिस्टम में आपको यूनिट बतानी है। क्लियर हुई बात, समझ आई सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। अच्छा n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, तो n डिवीजन किस पे, मेन स्केल पे। MSD इज इक्वल टू कितना, n डिवीजन पर सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n सेंटीमीटर हो गया। बताओ समझ में आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि n VSD जो है वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 MSD दे रखा है। मैंने बोला ठीक है। बोला लीस्ट काउंट बताओ। अरे यार कितनी बार तो लगा चुके अपन इस क्वेश्चन को ना। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बताओ, डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में। अब तो ये बात समझ आ गई ना कैसे निकालना है। डिफरेंस आ रहा है 1 का, हमेशा डिफरेंस ही देखना है। कई आप देखो ये सॉल्व करते करते ना हमारी आदत पड़ जाती है, तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि 1 डिवाइड बाय n। कई बार कई टीचर बता भी देते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है। अगर यही हमसे क्या देता कि n-2 VSD सॉरी n-2 MSD इज इक्वल टू n VSD, इस समय डिफरेंस देखो कितने का है 2 का है, तो आप लिखोगे लिस्ट काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/n VSD हो जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि अगर आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो आपको डिफरेंस देखना है, क्या ऐसा नहीं कि 1 रट गया और पता चला आप गलती करके आ गए, ठीक है। देखो फिलहाल यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 डिवाइड बाय n, और ये किस में आ जाएगा MSD में। अब 1/n देखो, 1/n आंसर दिया है ना, आप ये टिक करके आ जाओगे। भाई यहाँ भी तो देखो सेंटीमीटर में दिया है, MSD में थोड़ी दिया है, तो सेंटीमीटर में लिखोगे 1 MSD की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/n, और 1 MSD की वैल्यू कितना है 1/n सेंटीमीटर हो गया। देखो लिस्ट काउंट कितना हो गया, ये हो गया 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ से कई नहीं समझ में आया क्या, देखो इसका लिखने का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/n इंटू 1 MSD लिखा है यार यहाँ पर, और 1 MSD की वैल्यू हमें यहाँ दिया था ना कि n MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। भाई ये चीज़ दी किस लिए थी,
हमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए दे दी, वो भी काम के लिए ही दिया था ना, तो उसको यूज करो यहाँ से। और यहाँ से 1 MSD की वैल्यू आई, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा तो हमारे पास मिल गया लीस्ट काउंट। समझ आई बात? आज हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और यहाँ पर ना हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर ले आएंगे, उसमें भी हम करेंगे ऐसा ही, क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि जो भी टॉपिक है, जैसे अब वर्नियर कैलिपर्स के कई सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह मिल गए, तो ट्राई करेंगे कि सारे एक टॉपिक के क्वेश्चन एक जगह मिले और वहीं पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए वो सारे निपटा दे। ट्राई करेंगे थोड़ा फास्ट भी इसको करने के लिए, मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो बढ़िया से रिवीजन करके बैठना अगली क्लास में भी। यहाँ पर आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई डाउट है या कहीं आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग है कहीं पर, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी, ठीक है। चलो तो यहीं पर वीडियो को हम आज एंड करते हैं, ठीक है।